नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। रुकिए, और रुक करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके शहर में कोई समस्या है क्या, और साथ ही आप बिहार के किस जिले से हैं ये भी बताएं। कोरोना रोकने के लिए बिहार सरकार ने उठाया बड़ा कदम, रोज 20,000 RT-PCR जांच करने का आदेश। देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से प्रतिदिन 20,000 RT-PCR जांच करने का आदेश दिया गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को RT-PCR जाँच की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया है। बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कम है। यहाँ मृत्यु दर भी कम है, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद जुड़ा हुआ है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार अब तक कोरोना से लड़ने में ज़्यादा सक्षम दिखाई दे रहा है। अभी राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में प्रतिदिन 13 से 14,000 RT-PCR जाँच हो रही है, जिसे लगभग 1.5 गुना करने का टारगेट रखा गया है। लालू फोन कॉल कांड, बीजेपी CBI के सामने ले जाएगी मामला। हेमंत सरकार से कार्रवाई की मांग। बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने झारखंड सरकार से लालू प्रसाद पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लालू ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को धमकी दी है और कहा है कि स्पीकर के चुनाव में वोट मत करना। कॉल झारखंड से आया तो CM हेमंत सोरेन इस पर कार्रवाई करें। तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार लालू प्रसाद पर कार्रवाई नहीं करती है तो वह इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वह CBI से भी जांच की मांग कर सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वोटिंग के दौरान दबाव बनाया गया। विधानसभा में वोटों की गिनती कर रहे विधानसभा के कर्मी को नोटबुक छीना गया। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे थे, लेकिन इतना वह हताश क्यों है? एक तरह वह लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो दूसरी तरह बीजेपी विधायक को कॉल कर लालू प्रसाद धमकी दे रहे हैं। क्या यह सही है? कानून का उल्लंघन करना लालू प्रसाद का रिकॉर्ड रहा है। लालू प्रसाद के बीजेपी विधायक को कॉल करने पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के फोन मामले में भाजपा रांची हाईकोर्ट में PIL दाखिल करेगी। लालू प्रसाद की जमानत पर 27 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। यह PIL लालू प्रसाद के लिए परेशानी कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव NDA ने जीता, विजय सिन्हा बने स्पीकर। 17वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर को लेकर चुनाव हो गया। स्पीकर को लेकर महागठबंधन और NDA ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाजी NDA के उम्मीदवार विजय सिन्हा ने मारी। विजय सिन्हा के समर्थन में 126 और विरोध में 114 वोट पड़े। विजय सिन्हा के स्पीकर चुने जाने की घोषणा के बाद CM नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को आसन पर लेकर गए। विजय सिन्हा ने स्पीकर चुने जाने के बाद सभी विधायकों को धन्यवाद दिया, सदन के प्रति आभार जताया है। इसके बाद CM नीतीश कुमार ने स्पीकर चुने जाने के बाद विजय सिन्हा को बधाई दी। संबोधन में CM ने कहा कि आप अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका में हैं। आपको सत्ता और विपक्ष के बातों को सुनकर नियम के अनुसार काम करना है। आप सदन के सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, सब कुछ जानते भी हैं। हम लोगों को संभावना है कि आप अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियम के अनुसार चलाने का हक है। पटना में रोड पर गाड़ी लगाने वाले हो चाहिए सावधान, कमिश्नर ने दिया ये बड़ा आदेश। राजधानी पटना की सड़कों पर जैसे तैसे गाड़ी लगाने वाले अब सावधान हो जाएं। पटना में अब 28 नवंबर से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सड़कों पर वाहनों के जहां तहां अव्यवस्थित रूप से रुक जाने के कारण भी जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए ऐसे वाहनों को धावा दल के द्वारा जब्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जाम और अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने और सड़क पर वाहनों को निर्बाध परिचालन सुनिश्चित कराने के लिए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त पटना ने IG, DM, SSP, SP ट्रैफिक, SP सिटी सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीवरेज निर्माण, सड़क खुदाई, विद्युत पुल रेगुलेशन, पार्किंग के कारण ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था में आ रही समस्या पर बातचीत की गई। बिहार में डीलरों का रद्द हो सकता है लाइसेंस, कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सरकार। बिहार में खाद के बाद अब 20 डीलरों पर नकेल कसने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार की ओर से अधिकारियों की 8 टीमें बनाई गई है जो डीलरों की जांच करेंगी और गलती पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लेंगे।
हर टीम को अलग अलग जिलों की जांच का जिम्मा दिया गया है। बिहार में मक बीज बेचने वाले सभी डीलरों की जांच की जाएगी। सरकार के आदेश पर विभाग ने मुख्यालय के अधिकारियों की 8 टीमें बनाई है। इन्हें अलग अलग जिलों की जांच का जिम्मा दिया गया है। डीलर की जांच तो होगी ही, टीम में शामिल अधिकारी अपने जिले के किसानों से भी बात करेंगे। किसान कौन से प्रभेद की खेती करते हैं, इसके लिए बीज कहां से लाते हैं। बताया जा रहा है कि किसानों से मिली जानकारी को डीलर के लाइसेंस से मिलान किया जाएगा। अगर डीलर ने बिना लाइसेंस वाले प्रभेद की बिक्री की है तो कार्रवाई होगी, उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। कृषि विभाग ने खाद डीलरों के बाद अब बीज विक्रेताओं की नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। बिहार में एनडीए के कई विधायकों पर कोरोना का खतरा। बीजेपी नेता वैद्यनाथ प्रसाद का रिपोर्ट पॉजिटिव। देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। बिहार में भी कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चुनाव के समय कई नेता कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन यह सिलसिला अब चुनाव के बाद भी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए जीततोड़ मेहनत करने वाले पूर्व एमएलसी और बीजेपी के नेता वैद्यनाथ प्रसाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भाजपा नेता और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य वैद्यनाथ प्रसाद की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पूर्व एमएलसी वैद्यनाथ प्रसाद ने खुद इस बात की जानकारी दी है। वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात को साझा किया है। बिहार में शराब बेचने वालों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। बिहार पुलिस अवैध रूप से शराब बेच रहे तस्करों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले में एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने शराब तस्करों को 10-10 साल की सजा और 5-5 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। गोपालगंज के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि 5 गवाहों की गवाही और दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसके साथ ही 5-5 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। 1 माह से इस तरह दूसरा फैसला सुनाया गया। जिसको सजा सुनाई गई थी वो दोनों तस्कर भी हरियाणा के रहने वाले थे। दिसंबर के पहले नवंबर की सर्दी का सितम, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूं तो हम सभी दिसंबर की सर्दी की चर्चा करते हैं, लेकिन बिहार में नवंबर महीने के अंदर पड़ रही ठंड ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। नवंबर की सर्दी ने पहले पटना के अंदर 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और अब गया में 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। गया में मंगलवार को तापमान लुढ़ककर 6.5 डिग्री जा पहुंचा, जो 50 साल में सबसे कम है। इसके पहले साल 1970 में गया का न्यूनतम तापमान 29 नवंबर को 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 50 साल के बाद गया में नवंबर महीने के अंदर यह रिकॉर्ड टूट गया। पटना में मंगलवार को पारा 10 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सोमवार के मुकाबले थोड़ा अधिक था। न्यूनतम तापमान में पटना के अंदर 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद पटना में भी नवंबर महीने के अंदर सर्दी हाड़ कपा रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को राशन देना हुआ मुश्किल, मोबाइल से टीएचआर बांटने में हो रही है परेशानी। कैमूर जिले में आंगनबाड़ी के बच्चों को मोबाइल से टीएचआर बांटने का आदेश जारी होने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल चलाने का तरीका भी नहीं पता है। वैसे में विभाग बिना प्रशिक्षण दिए ही सभी सेविकाओं को मोबाइल में ओटीपी दर्ज कर टीएचआर बांटने का निर्देश जारी किया है। निर्देश का पहला दिन होने के कारण कैमूर जिले के कई जगहों पर टीएचआर बटा ही नहीं। अगर कहीं कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं ने टीएचआर बांट भी रही हैं तो वह अपने परिजनों का सहयोग ले रही है। दरअसल कोरोना काल में बच्चों को पोषाहार में कोई परेशानी न हो, उसको देखते हुए सरकार के निर्देश पर प्रत्येक माह टीएचआर मैनुअली बांटा जा रहा था, लेकिन सरकार के आज जारी निर्देश पर सभी लाभुकों के पास ओटीपी नंबर गया है। उस ओटीपी नंबर को सेविकाओं को अपने मोबाइल में दर्ज करेंगे, उसके बाद ही राशन का वितरण करेंगे, जिससे कि फर्जी लाभुकों को राशन न मिल पाए।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 12 दिसंबर को होगा 7वें चरण के आवेदकों का अंतिम सूची का प्रकाशन। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 7वें चरण के लिए निर्धारित समय सारणी में संशोधन किया गया है। इसके तहत जिन आवेदकों ने 7वें चरण के आवेदन दिया था उनका अंतिम सूची का प्रकाशन 12 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 7वें चरण के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद समय सारणी में संशोधन किया गया। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अब प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है। 4 अनुसूचित जाति जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाता था, जिसमें 3 लाभुक अनुसूचित जाति जनजाति एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होते थे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।